बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, ईरान जंग के बारे में बात करेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार है उसके बाद से पूरी दुनिया अब उसकी लपेट में आ रही है। ख़ासकर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। $92 फ़ी बैरल तक कीमत पहुँच चुकी है तेल की, और $150 फ़ी बैरल तक जा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने कहा। पाकिस्तान भी इस पर हंगामी इजलास कर रहा है और बहुत से ऐसे प्लान्स जो हैं वो सामने रखे जाएंगे पीर को वज़ीर आज़म के, जिसमें वर्क फ्राम होम खासकर स्कूलों के हवाले से, इदारों के हवाले से ये प्रपोजल सामने आएंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बरहमन तंगी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ से हैं, कादर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुज़र अली साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए कि थोड़ा सा ये बताइएगा हमें कि जंग की जो सूरत हाल है वो कुछ मामला सुलझते हुए नज़र आ रहा है या अभी मज़ीद वक्त लगेगा और मज़ीद ये जो जंग है ये बढ़ेगी? बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। जंग जो इसराइल ने शुरू की थी, ईरान ने तो शुरू नहीं की थी। पर ईरान ने, अमेरिका और ईरान ने मिलके ईरान पे हमला किया। और ईरान ने इससे पहले कह दिया था कि जी अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम बड़ा फियर्सली जवाब देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा था हम उन तमाम अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करेंगे जो इस खत्ते के अंदर मौजूद हैं। अब जो अमेरिका ने जंग जो की थी उसके दो ऑब्जेक्ट, हर हर जंग का आपको पता है कि स्कोप होता है, और स्कोप के नीचे उसका मिशन लिखा जाता है, और मिशन के नीचे ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। तो जब आप मिशन ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन करते हैं तो अमेरिका का जो मिशन था, पहला तो उसका बड़ा ड्यूबियस मिशन था जिसमें उसने कहा कि जी हम ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका पहले कह चुका था 12 रन की जंग में कि हमने तो न्यूक्लियर तबाह कर दिया, एसेट तबाह कर दिया। तो दुनिया ने या किसी ने उस चीज को तो बाय किए नहीं किया, और वहीं से समझ आ गई कि जंग किसी हकीकी ऑब्जेक्टिव पे या किसी ग्राउंड रियलिटी पे मबनी नहीं है। दूसरी चीज जो अमेरिका ने कही थी, वो कहती थी हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करेंगे। वो अमेरिका, ईरान पहले ही कह चुका था कि मिसाइल प्रोग्राम पे हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। और पिछली जंग के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी में तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जी हम रेजीम चेंज करेंगे। अब इसके ऊपर जो जो चीजें हुई और अमेरिका के अंदर जो हुई, तो एक पेंटागन ने 90 मिनट की ब्रीफिंग दी अमेरिकन सेनेटर्स को, जिसमें कांग्रेसमैन भी थे और अपना डेमोक्रेट्स भी थे, और वो क्लोज डोर मीटिंग थी। वहाँ पेंटागन ने दो असेसमेंट पेश की। एक सीआईए की असेसमेंट थी, जो सीआईए ने कुछ 4-5 हफ्ते पहले ट्रंप को दी थी, और उसने कहा था कि जी अगर आप रजीम चेंज करेंगे तो जो रजीम आएगा वो खमनाई से ज्यादा, इन लोगों से ज्यादा हार्डन रजीम होगा। क्योंकि खामनाई साहब तो फतवा दे चुके थे ना, ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, जी। कि इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब जो रजीम आया वो ये कहते हैं, अब जो लीडर सामने आ रहे हैं वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन रखना हमारा हक है। दूसरी बात ये थी, उन्होंने कहा कि जो ट्रम्प ने जो कहा था कि वो ईरान मिसाइल बना रहा है 10,000 किलोमीटर मारने के, जो अमेरिका पे हमला करेंगे। तो उन्होंने कहा जी सीआईए और एफबीआई को कैसे कोई ऐसे इंटेलिजेंस एस्टिमेट नहीं मिले हैं जिससे हम ये कहें कि ट्रम्प का ये नैरेटिव ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका का स्टांस था वो तो वही दबड़गू हो गया, और दुनिया ने कहा और अमेरिका के अंदर भी कहा। तीसरी चीज थी मार्को रूबियो का बयान जो आया, जिसमें उसने कहा कि जी हमें तो इस जंग में इसराइल ने धकेला है। अब ईरान, उसके बाद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कैपिटल हिल ने उस बयान को दबाने दबोने की कोशिश की, लेकिन वो टकर कार्लसन है, एक बहुत बड़े एनालिस्ट है अमेरिकन, उन्होंने कह दिया कि जी असल में इसराइल ये चाहता था कि जी वो एक तो ईरान पे हमला करे, और साथ वो खलीज ममालिक को जिनसे वो दोस्ती कर चुका था उनको भी इस चीज में एम्प्लॉय, इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व करे। और अभी जो लेटेस्ट यूके से जो खबर आई है कि यूके के बेस पे जो हमला हुआ है, तो वो कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो उनकी MI6 ये कह रही है कि ये हमला ईरान ने नहीं किया, ये हमला ईरान ने नहीं, ये इसराइल ने किया। और जो बहुत सारे ऐसे हमें हैं जो गल्फ के अंदर हुए हैं, और उसका भी जो रिलेशन है वो ईरान से नहीं, बल्कि आपको पता है 4 मुसैद के एजेंट्स गल्फ में पकड़े गए हैं जो वहाँ दहशतगर्दी की वारदातों में और बॉम्बिंग में मुलव्वस थे। इस तमाम चीज़ों को अगर आप एक नुक्ते पे मरकूज करें तो वो ये है कि जो इसराइल का और जो अमेरिका का नैरेटिव था वो इनसाइड अमेरिका और आउटसाइड अमेरिका, वो तो नलीफाई हो गया। इनसाइड अमेरिका जो लेटेस्ट पोल हुए हैं उसके अंदर 59% लोग जो हैं वो जंग के मुखालिफ हैं। 29% कहते हैं कि जी हम वो हाँ या ना में जवाब नहीं देते। बाकी लोग जो फेवर में उनकी आप एवरेज निकाल लें। तो उसके साथ साथ अभी ईरान ने जो जंग की स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। ईरान ने ये कहा है कि ईरान बेसिकली इस जंग को जो है
وہ ایک ملٹری میں ایک ٹرمینالوجی بڑی استعمال ہوتی ہے اس قسم کی جنگ میں، جس کو اوفینسو ایسیمیٹرک اسٹریٹجی کہتے ہیں. یعنی وہ کسی طرح بھی ایران اس وقت ڈیفینسو نہیں ہے، اور ایسیمیٹرک وارفیئر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح لڑی جاتی ہے. اور اس ایسیمیٹرک وارفیئر کے اندر 4 اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. پہلا ہے کہ آپ کا مقصد جنگ بالکل جیتنا نہیں ہوتا کہ آپ کسی جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو تھکائیں، اتنا تھکائیں کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اکنامک پریشر ڈالیں، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اکنامک پریشر اس طرح. اور چوتھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اب اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے جس کو ایسیمیٹرک انڈیورنس کہتے ہیں، یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور اس اسٹریٹجی کے بھی 4 پہلو ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ اپنا میزائل سٹی کو ہارڈن کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اب ایران کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 میزائل ان کے پاس موجود ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے. 4,000 اس کے اندر وہ موجود ہے جو ابھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے. دوسرا وہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کمانڈ اسٹرکچر کو ڈی سینٹرلائز کریں. تو ایران نے کمانڈ اسٹرکچر ڈی سینٹرلائز کر دیا نا، 40 کمانڈ اس نے کریٹ کر دیے، سینٹرل کمانڈ اس نے ہٹا دیا. تیسرا ہوتا ہے کہ آپ ریجنل سیچوریشن کریں. تو جب ایران نے خلیجی ممالک پہ حملہ کیا تو ریجن کو اس نے سیچوریٹ کر دیا. اور چوتھا بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے انڈیورنس کا کہ آپ انرجی کو ایز اے ویپنائز کریں اور اس کو ایک ایز اے اسٹریٹجک ٹول استعمال کریں. بالکل تو صحیح. آج آپ دیکھ لیے کہ آبنائے ہرمز بلاک ہوئی ہے اور اس کا پریشر جو ہے وہ دنیا کے پوری تمام دنیا جو ہے وہ ممالک پہ فیس آئے کر گا. رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وار آف اٹریشن جو ایران لڑ رہا ہے، اگر وہ 60 میزائل 100 میزائل روڈ فائر کرے اور 10,000 میزائل اس کے پاس ہوں تو آپ خود ہی اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے کہ جنگ کتنے دنوں تک جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. جنگ یہ ہے، یہ کھینچے گی. ایران کسی طرح نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آ رہا. آج ایران، آج ترکی اور قطر اور آج سعودی عرب اور قطر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ جی ہم کسی طرح ایران کی جنگ میں یا اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. بالکل اس صحیح پہ ہے. جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا شکریہ کا لفظ آیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب اور باقی ممالک نے کہ ہم نے جو امریکہ کے ساتھ اکنامک کنسولیٹ کیے تھے ہم وہ وڈرا کر لیں گے، اس پہ آگے نہیں جائیں گے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جو امریکہ کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے. یو کے نے اس وار میں جاننے سے اپنا داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے. اب یورپین یونین الگ بیٹھی ہوئی ہے یورپ کے کسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پریشر ہے وہ زیادہ پریشر ٹرمپ اور اس کی ٹیم کے اوپر اور امریکہ کے اوپر ہے. ایران نے اپنی پالیسی کلیئر کر دی ہے، اپنی اسٹریٹجی بھی کلیئر کر دی ہے، اپنے ایسٹس بھی کلیئر کر دیے ہیں اور وہ اسی چیز کو جاری رکھے گا. تو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایران اس وقت نیگوشیٹ کرنے کی کیونکہ انڈیکیشن نہیں دے رہا. تو یہ جنگ جیسے وار آف ہوتی ہے اٹریشن جو لمبے عرصے تک جاری رہتی ہے، تو ہم فی الحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس وار ول گو آن فار سم ٹائم. بالکل صحیح ہے. قادر بندوخیل صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان سفارت سطح پہ جس طرح سے جواب دے رہا ہے، جس طرح سے بات کر رہا ہے، جس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے، سیٹسفیکٹری ہے یا کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں یا اس سے پہلے جب امریکہ نے ہم سے وعدے کیے اور ان کا چھٹا بیڑا آتے تھے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. اور اسی وجہ سے سعودی عرب اور قطر اور جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہے وہ امریکہ کی بجائے پاکستان کے اوپر انحصار کر رہا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو ایز اے اٹامک پاور یا ایز اے اسلامک دنیا کا سپر پاور کے طور پہ ان کو جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور کیونکہ تمام مڈل ایسٹ جو مسلمان ممالک ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا جو ہے نا دوست ممالک چاہے وہ چائنا ہو، چاہے روس ہو، چاہے خود امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو، خصوصی طور پہ سعودی عرب، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. لیکن ساری چیزوں کو دیکھ کے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان اگر اسی طرح خاموش رہے تو اس خاموشی کو مجرمانہ غفلت جو ہے نا وہ قرار دیا جائے گا اور مستقبل میں ہمیں آنے والا نسل ہمیں معاف نہیں کریں گے. اور یہاں سے بھی ہماری جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اگر خدا نخواستہ امریکہ یا اسرائیل قابض ہو گئے ایران کے اوپر تو اگلا باری تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری مشرقی سرحد پہ آلریڈی ہم جنگ کی حالت میں ہندوستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ باقاعدہ ڈکلیئر جنگ شروع ہو چکی ہے. اب ایک ایران کا بارڈر ایک یہ، اگر وہ بارڈر بھی خدا نخواستہ محفوظ نہیں رہا تو پھر اب یہ سمجھ لو کہ جو ماضی میں یورپ یا یہودی جو ہے نا وہ پاکستان کی ایٹم
طور پہ اسرائیل کی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ پرواہ کیے بغیر کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ برادرانہ اور ہماری مذہبی اور ہماری ہر لحاظ سے جو ہمارے ساتھ رشتے ہیں ایران کے، اس کو مضبوط، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج روس نے اعلان کر دیے کہ ہم ہر طرح کے ہر حد تک جائیں گے۔ اس اعلان سے جو ہے نا آج امریکن میڈیا تمام یہ چیز بتا رہی ہے، پینٹاگون وہ یا CIA وہ روس کی اس بات کا جواب نہیں دے رہے، اور دوسری طرف چائنا کے اوپر بھی اشارے آ رہے ہیں کہ چائنا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، انٹیلیجنس بیس اور یہ ساری چیزیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پاکستان کو کھل کے آنا چاہیے، یہ نہ کہ ہم اپنی کانوں کو بند کر لے، ہم یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری جان چھوٹے گی، ہماری جان تو پھر بھی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ جنگ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگ ہماری سرحدوں تک پہنچے، پاکستان کو خدا نخواستہ ہمارے املاک تک پہنچے، پاکستان کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے پاکستان کے لیے اسلامی دنیا میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اٹامک ملک ثابت کرنے کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے مغرب سے مڈل ایسٹ کی جان چھڑانے کے لیے میں سمجھتا ہوں موقع بھی بڑا بہترین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مدوخیل صاحب، بالکل صحیح ہو گیا۔ میں بیرامن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کی اب آنے والے دنوں میں؟ کیا جس طرح سے بھی مدوخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا کلیئر اور مؤثر سٹانس سامنے رکھنا چاہیے، تو اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے پاکستان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ صاحب تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کا رول ہے، وہ اس وقت جو پاکستان کی جو پالیسی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، چاہے وہ دفاعی اسٹریٹجی ہے یا جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، اس وقت پوری دنیا کا ایک محور ہے پاکستان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو کردار ہے وہ بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قادر مندوہیل صاحب نے کہا کہ جو جنگ ہے، اگر خدا نہ کرے امریکہ ایران پہ قابض ہو جائے تو ہماری باؤنڈری پہ ہمارے دشمن پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آلریڈی ہماری باؤنڈریز پہ دو ہمارے ایک اسلامی ملک میں جو طالبان رجیم کے شکل میں ہمارے دشمن ہیں، اور ایک ازلی دشمن ہمارے انڈیا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2025 میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ انڈیا میں گھس کر ان کو ہم نے شکست دی ہے۔ اور جہاں تک جو ہمارے اسلامی ملک ہے، بے شک ہمارے بھائی ہے، لیکن وہاں جو اس وقت طالبان رجیم ہے، اس نے جب پاکستان پہ اور خیبر پختونخوا پہ اٹیکس کیے، اور ہم نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، چاہے وہ دوحہ میں مذاکرات تھے، چاہے وہ ترکی میں مذاکرات تھے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہ دیں۔ لیکن جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو آج ہم ان کے اس کے ملک میں بھی اندر گھس کر ہم نے دہشت گردوں کو اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور اس سے ہم نے نہ صرف بدلہ لیا بلکہ ان کے بہت زیادہ ٹھکانوں پہ ہم نے قابضہ بھی کیا۔ اسی طرح اگر آج پاکستان کی سوچ ہے تو پاکستان پوری دنیا کے کنٹری سے برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، ایران ہو۔ لیکن یہاں پر اس وقت جو میں بات کروں، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب، ترکی، رشیا اور چائنا اپنا ایک رول پلے کرے، اور اس میں جو سب سے اہم رول ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، جو کہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ طول پکڑ لے گی، جنگ کی طوالت پکڑ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگ نہ پھیل جائے، بلکہ جنگ کو کم سے کم رکھے اور اس کو جلدی ڈیسائیڈ کرے، اور اس میں پاکستان کا بہت اہم رول ہوگا۔ اس وقت جو پرائم منسٹر کا کردار ہے، پوری دنیا کی نظر اس وقت پاکستان پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت حکومت ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتیں، سیکورٹی فورسز، عوام مل کر جو اس وقت فیلڈ مارشل مضبوط ہے اور وہ ایک بہت جاندار کردار ادا کرے، تو اس کا صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں، اس جنگ کو نہ صرف مطلب کہ جنگ کے ذریعے ختم کریں، بلکہ ان کو ٹیبل ٹاکس کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے ہم کریں۔ لیکن ایک بات میں اسامہ صاحب یہاں پر آپ کو کلیئر کر لوں کہ میں ایک چیز کو بار بار سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ کنٹری ہے، خلیج ممالک ہے، یہاں پر امریکہ اگر ایران سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر
अमेरिकन अड्डों पे हम अटैक्स करते हैं, तो ये मैं समझता हूं कि बजाय अटैक्स की ये बैठने से टेबल टॉक्स के जरिए इनको डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी मॉरली और डिप्लोमेटिक तरीके से उन ममालिक की हमदर्दियां हासिल कर सकते हैं ईरान। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस पे गहरी नजर रखते हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का जो रोल है वो मुफीद साबित होगा और ये जंग न सिर्फ तीसरी जंग की तरफ जाएगी बल्कि इंशाल्लाह ये जंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, डू यू एग्री कि पाकिस्तान के एक मौसर और एक अहम किरदार जो है वो सामने आएगा इस जंग में? ये देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता हम किस खुशफहमी में हैं। मेरे नज़दीक तो बड़ा सीधा है। इस वक्त जंग सिर्फ एक ही तरीके से रुक सकती है कि यूएसए कह दे कि हम अपनी अब बॉम्बिंग स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज हमने जो हदफ था, हमने ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट कर दिया है और अब हम समझते हैं कि हम खित्ते की बेहतरी के लिए और सबके लिए हम जंग बंद करें। ये नहीं करवा सकती, ना नवाज शरीफ करवा सकते या शहबाज शरीफ करा सकते हैं, ना मेरे ख्याल से हमारे फील्ड मार्शल साहब करा सकते हैं। बाकी जहाँ तक हमारे अपने आप की तारीफें करनी है, हम जितना चाहें कर लें। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के अवाम अब्राहम एकॉर्ड के साथ भी नहीं थे। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उसके अंदर इन सारी चीज़ों को, जबकि पार्लियामेंट कोई जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और ये किए गए, तो देयर इज लॉट ऑफ इल विल इन ऑल parts of the population against these decisions. तो मैं समझता हूँ कि जो हमने अपने आप को इस वक्त इकोनॉमिकली वी आर द वीकेस्ट इन द रीजन, और जैसे ही ये ऑयल सप्लाईज रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है, इफेक्ट आज से शुरू नजर आने लगे हैं अभी। दूसरी चीज ये कि आप सोचिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ऑलरेडी, हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही हैं with more increase in energy prices, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और कम हो जाएगी, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है। हम इन्हीं ममालिक के ऊपर जिनके साथ ईरान की जंग हुई हुई है, हमें एक बड़ा खतरनाक किस्म का बैलेंसिंग एक्ट करना है। आप देखिए तो ना, रोल ओवर डेट किस किस ने दिया हुआ है? सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, और यूएई ने तो ऑलरेडी अपने $2 बिलियन को एनुअल से मंथली पे ले आए और हमें पता नहीं है कि हम किधर खड़े। आज की खबर थी अखबारों में कि $26 बिलियन हमने मार्केट से खरीद के अपने रिजर्व बनाए। ये सारी चीजें जो हैं ये इन्फ्लेशन को दावत कर रही, और पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन आई तो आपको पता है कि इकोनॉमी विच इज ऑलरेडी टीटरिंग ऑन इट्स फीट, it will not be able to sustain these pressure. So with a government which is so weak, इससे कि चाहे कुछ भी कहा जाए, it's not a popular government. इससे कि एक बहुत बड़ा सवाल है फॉर्म 47 का, माने या ना माने, हम अपने आप को ऑस्ट्रिच बन के गर्दन डाल के कहें कि all is well, fine. I don't think so all is well in Pakistan. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को अपने प्लान शेयर करने की जरूरत है, हाउ इट विल इंश्योर सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस इन द कंट्री। जबकि आपकी कतर से जो कॉन्ट्रैक्ट से, कतर इज नॉट इन पोजीशन टू डिलीवर। बैरमन साहब जो है गर्दन तो हिला, लेकिन कतर ने मना कर दिया है। हमने ऑल्टरनेट सोर्स अगर उन्हें पता है वो बता दें। इसी तरीके से आपका 90% जो ऑयल आता था वो किधर से आता था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता था। अब आपको अल्टरनेट रूट कोई लेनी है। अल्टरनेट रूट मीन इवन आप गल्फ ऑफ अकाबा के पोर्ट से भी आएंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही है। वी आर एन एनर्जी, ये सारी चीजें जो हैं वो अभी तक किसी ने बात नहीं की। गजनफर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं, द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बट हम वी आर नॉट इन वेरी गुड बुक्स। इससे क्या हम ईरान से ज्यादा फ्रेंडली नजर आएंगे? तो हमारे मिडिल ईस्ट में भी मुसलमान भाई हैं, वो ऑफेंस लेते हैं। अभी ऑलरेडी चाइना ने हमसे ऑफेंस ली भी है ड्यू टू अवर बिकमिंग एक्सट्रीमली क्लोज टू यूएसए।
nominating a butcher for Nobel Peace Prize. बिल्कुल अब सही। मैं जब 165 बच्चियों को ऊपर बम से उड़ा दिया जाए, जब गाजा के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारने के साले के साथ एक सदर खड़ा हो, तो मैं उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दूं? और ये कहते हैं पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी है। मजाक समझा हुआ है इन्हें, पाकिस्तानियों को क्या समझा हुआ है राइट कि सर। यहाँ टीवी पे आके ऐसे प्रोग्रामों में स्टेटमेंट देके ये अपनी पार्टी की खिदमत करते रहे। बिल्कुल सही है सर। इनसे मैं और पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ती लेता हूँ उनका जाएगी। भी जी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ उनका भी। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि इस वक्त जो इकोनॉमी की एक सूरत हाल बनने वाली है बशमूल पाकिस्तान, सारी दुनिया किस तरह से मामला से निपटेगी अगर ये जंग तूल पकड़ती है? तो बहुत बहुत जो है वो सूरत हाल खौफनाक नजर आ रही है। जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, और बहुत खतरनाक है। और पाकिस्तान ऑलरेडी रोल ओवर डेट पे है। और सऊदी अरब ये अपना यूएई का या सऊदी अरब का, जब सऊदी अरब की और यूएई के ऊपर अपना इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप होगा तो नेचुरली सबसे पहले वो कर्जे लेते, वो वाले कर्जे वापस देते हैं जो उनके पास होते हैं। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है या पाकिस्तान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो सऊदी अरब को या यूएई को किस तरह कन्विंस करती है कि जी आप अपने पैसे हमसे वापस ना लें। दूसरी बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद रही तो आप अगर पोर्ट, जो पाकिस्तान के अंदर एक खबर आई थी कि सऊदी अरब ने कहा कि हम आपको तेल देंगे और अल्टरनेटिव पोर्ट ऑफ याम्बू से हम लेके आएंगे, वो भी बड़ा रिस्की मामला है। उसको वो कितना आसान मामला नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है। चाइना की कितनी एनर्जी आपको पता है? सारी की सारी एनर्जी चाइना जो है वो या तो रशिया पहले वो लेता था अपना वेनेजुएला से, अब वो ईरान से उसने लेना शुरू किया था, तो ईरान तो खुद अंदर प्रेशर है। फिर दूसरी बात ये है कि इस जंग का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें जिन लोगों, एक तो होता है जो बड़ी पावर है, जैसे चाइना बड़ी पावर है या रशिया भी बड़ी पावर है। रशिया तो अपने यूक्रेन में इन्वॉल्व है, और चाइना की एक अपनी टिपिकल डिप्लोमेटिक और बाकी मनूवर्स होते हैं। उन्होंने ईरान की बहुत मदद की है जिसकी वजह से आपको ईरान नजर आ रहा है। रशिया ने भी बहुत ज्यादा मदद की है जिसकी वजह से आपको ईरान की रेजिस्टेंस नजर आ रही है। इसमें एक बात गौर कीजिएगा कि दुनिया में जो बड़ी पावर्स होती है ना, वो कोई जंगों को रुकवाने के लिए इनिशिएटिव लेती है, फिर दरमियान में मिडल पावर्स आ जाती है। जैसे आपको पता है कि कतर ने एक रोल अपनाया था मीडिएटर के तौर पे, और वो लेके चीजों को आगे चलता था। लेकिन कतर तो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है। कतर ने, और जैसे कतर की जो रफाहा में जो उनका गैस का प्लांट है वो उन्होंने बंद कर दिया, तो ज्यादा एनर्जी की प्रॉब्लम होगी, तेल की प्रॉब्लम होगी। जहां भी तेल की डिमांड सप्लाई का मसला होता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाती है। आज आपने देखा, आपने आईएमएफ ने आज आपको क्या कहा? आईएमएफ ने आपको कहा कि तेल से सब्सिडी विड्रॉ करें और तेल की कीमतें बढ़ाएं। सब्सिडी सर ऑलरेडी जो इतना टैक्स लिया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120 रुपए, अब मजीद क्या करेंगे फिर ये? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो करना ये डिमांड जो है, इनसे क्या होगा? इनसे नेचुरली इन्फ्लेशन आएगी। दुनिया के हालात ऐसे हो गए। आप अपना किस तरह सेव करेंगे अपना पेट्रोल जो है, क्योंकि आपके इस वक्त तो एनर्जी सेव करने की जरूरत है। हमारे एक वीआईपी जो चल रहा होता है उसके पीछे 40 तो गाड़ियां होती है। आप कभी आके देखें यहाँ पंजाब में लाहौर एयरपोर्ट पे आगे चाले, अब तो और छोड़े, अब तो एक वो भी चल रहा होता है, वो जो 1122 का जो है वो अपना क्या कहते हैं, ट्रेन भी चल रही होती है साथ। तो बात यह है कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज बनाएं। अब ये पाकिस्तान की गलती नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। प्रेशर तो आपका आ रहा है आलमी सूरत हाल की वजह से। यानी दुनिया में जो सूरत हाल अमरीका ने क्रिएट की है, या जो जंग अमरीका और इजराइल, उसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालिक में प्रेशर आएगा, पाकिस्तान पे भी प्रेशर आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें रियलिस्टिक पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज बनानी है। बिल्कुल सही। हमें उन पॉलिसीज, पाकिस्तान डायरेक्टली जाके अमेरिका से बात कर तो सकता है कि जी आप जंगबंदी करें, लेकिन आप एक बात ये सोच लीजिएगा कि अपना ट्रम्प जो है वो इजराइल से ज्यादा क्लोज है, पाकिस्तान से ज्यादा, ऑब्वियसली इजराइल से। तो फिर उसके जज्बात किसके साथ हैं? और उसने इजराइल के कह साथ। दिया है बहुत सारी चीजों को। तो बात यह है कि कुछ मुल्कों को आगे आना पड़ेगा, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कुछ रोल प्ले कर सकता है। फिर कुछ मिडिल पावर्स को मिलना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन जो है वो जिस वक्त जंग रोकेंगे, और अभी तक जो एटीट्यूड नजर आ रहा है अमेरिकन के अंदर, अमेरिकन मॉडिफाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है, और वो उसने एक इंडिया भी दिया है। लेकिन वो दूसरी तरफ ईरान को देखें तो उन्होंने आज ये कहा है
अली रंजानी साहब ने कहा है कि हम क्यों नेगोशिएट करें भाई, हमने तो जंग नहीं शुरू की थी हमने, और कहा भी उन्होंने ठीक है कि पहले 2 दफा हमने नेगोशिएशन शुरू किया, आपने नेगोशिएशन के दरमियान हमें ठोक दिया। तो बात करने की ये है कि ये जो प्रेशर आने वाला प्रेशर है, जो बड़ा सरमाउंटिंग प्रेशर है, हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, ना किसी इमोशनलिज्म में रहना चाहिए, रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के हालात की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर प्रेशर आएगा। खवास के ऊपर तो प्रेशर कम आता है, अवाम पे प्रेशर आएगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बाकी और आपको मार्केट में तेल नहीं मिलेगा। अभी तो पाकिस्तान के पास कहते हैं 28 दिन का रिजर्व है। अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, हमारे कुछ दोस्त हैं ओमान में, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तेल के अलावा वहाँ तो खाने पीने की चीजों का प्रेशर आने वाला है। उन्होंने जो स्टोर किया हुआ है, कोई 1.5 महीने की चीजें उन्होंने ड्राई राशन स्टोर किया हुआ होता है। तो ये मेरा मतलब है कि कन्वर्सली अगर आप जिस तरह फैलाते जाएंगे उस तरह ही दुनिया में हर मुल्क के अंदर ये प्रेशर आना है। तो जरूरत इस वक्त है कि आप रियलिस्टिक पॉलिसीज बनाएं अपनी, और उसके अंदर आप शामिल रखें हकीकतों को। अगर हकीकत को नहीं शामिल रखेंगे तो आपके मसले हल नहीं होंगे। मसले हुकूमत ने हल करने हैं, और हुकूमत ने जब हल करने हैं तो उसने अवाम के साथ मिल के मसले हल करने बिल्कुल ठीक है हैं, सर। और उसमें खवास और अवाम की तकसीम नहीं होनी चाहिए। तो एक इक्वालिटी से इंटरनल प्रेशर आना है। IMF ने भी आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। अगर आपने IMF के कहने पे एक दफा लेवी दोबारा कीमतें बढ़ा दी तो एक तरफ तो उधर से डिमांड और सप्लाई का जब मसला आएगा, फिर भी तेल की कीमतें बढ़नी है। अभी भी आप बढ़ा देंगे तो आप बताएं फिर लोग क्या करेंगे जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से परेशान हैं। बिल्कुल सही है, इसका जवाब ज़ाहिर है कि हुकूमत ही दे सकती है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके कुछ जो प्लान्स बनाए हैं हुकूमत ने उनके बारे में बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या ये काम करेंगे भी ये प्लान्स या नहीं, इनको किया भी जा सकता है इम्प्लीमेंट या नहीं। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।